प्रणाम दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, जिसमें हमारे प्रथम कोचिंग से जुड़े हुए समस्त बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन क्लासें ले रखी हैं, उनके लिए एक उनके अभ्यास हेतु हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें उनको परीक्षा देने में और प्रश्नों को हल करने में कुछ आसानी होगी। शुरू करते हैं अपन शैक्षिक परिदृश्य से जुड़े हुए कुछ टॉपिक। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम तो सबसे पहला प्रश्न है अपने पास कि बच्चों के मूल्यांकन हेतु एक निश्चित अवधि में संबंधित अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धि की स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है। समझना, यहाँ पे एक निश्चित अवधि, यहाँ पर एक शब्द है महत्वपूर्ण। कौन सा शब्द है? निश्चित अवधि। और निश्चित अवधि के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है उसको पहचानना है अपन को। देखो यहाँ पर एक शब्द है, कौन सा? तो रचनात्मक आकलन। मतलब इसका मतलब है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, कौन सा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसका मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी कि ये इसका जो उपयोग किया जाता है वो इसमें जो सीखने के लिए आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन, इसमें जो आकलन किया जाता है वो किसके लिए आकलन किया जाता है? सीखने के लिए आकलन किया जाता है। और ये जो योगात्मक आकलन होता है वो सीखने का आकलन होता है। किसका आकलन होता है? सीखने का आकलन होता है। किसका आकलन होता है? सीखने का आकलन होता है। ठीक है, यहाँ पर इस सीखने के लिए आकलन किसके अंतर्गत किया जाता है? रचनात्मक आकलन में। और योगात्मक आकलन में सीखने का आकलन होता है। यहाँ पर तीसरा शब्द जो है वो सतत आकलन, मतलब सत्र पर्यंत और निरंतर जो आकलन किया जाता है वो सतत आकलन कहलाता है। और यहाँ पर एक चौथा है टर्म आकलन, मतलब SIQE के अंतर्गत रचनात्मक आकलन और योगात्मक का पूर्ण जो प्रोसेस होता है वो टर्म आकलन होता है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम उद्देश्यों को सापेक्ष उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से निश्चित अवधि के बाद जो आकलन किया जाता है वो कौन सा आकलन होता है? तो योगात्मक आकलन होता है। समझना, SIQE जो होता है इसके अंतर्गत सर्व एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड होता है, उसके बाद समेटिव असेसमेंट होता है। ऐसे फर्स्ट होता है, क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। और ये जो पूर्ण प्रक्रिया होती है, ये जो पूर्ण प्रक्रिया होती है वो टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब सीखने के लिए आकलन होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब सीखने के लिए, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर यह आकलन किया जाता है। उसके बाद समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन होता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। और इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है, जो 3 टर्म में SIQE के अंतर्गत आकलन किया जाता है। ठीक है, तो अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? योगात्मक आकलन। नेक्स्ट देखना, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपने पास है कि एक कार्यक्रम चलाया गया, कौन सा? शिक्षा वाणी कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? शिक्षा वाणी कार्यक्रम। और इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखो, यह एक रेडियो आधारित शैक्षिक कार्यक्रम है। तो बिल्कुल सही बात है कि यह किस प्रकार का कार्यक्रम था? रेडियो आधारित शैक्षिक कार्यक्रम था, और जिसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही बात है ये कि ये इसका प्रसारण किसके द्वारा किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया गया है। कक्षा 1 व 2 हेतु मीना की कहानियाँ, मतलब कक्षा पहली व कक्षा दूसरी के लिए मीना की कहानियाँ इसके अंतर्गत चलाई जाती थी, जिनको कक्षा पहली व दूसरी के बालकों के लिए उपयोगी होती थी। कक्षा तीसरी से 12वीं तक विषय आधारित कंटेंट होता था, मतलब उनके पाठ्यक्रम से संबंधित कंटेंट का प्रसारण किया जाता था कक्षा तीसरी से 12वीं तक। मतलब ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये भी बिल्कुल क्या है? सही बात है। प्रसारण की कुल अवधि 195 मिनट, ये बिल्कुल गलत है।
ये 195 मिनट न होके मात्र कितने मिनट का प्रसारण किया जाता था? 55 मिनट का प्रसारण किया जाता था, जो 12 बजे से लेके 12:55 तक प्रसारण किया जाता था। 12 बजे से 12:55 तक प्रसारण किया जाता था। मतलब ये कितने मिनट का प्रसारण होता था? मात्र 55 मिनट का प्रसारण होता था। और शिक्षा वाणी के अंतर्गत 195 जो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत 2 स्लॉट में टीवी पर जो अध्यापन से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण होता था उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर 195 बिल्कुल गलत है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 55 मिनट। चौथा ऑप्शन है अपने पास कि प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? हवा महल कार्यक्रम। और ये जो हवा महल कार्यक्रम है वो शिक्षा वाणी से संबंधित ना होकर ये किससे संबंधित है? इस्माइल 3.0 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इस्माइल 3.0 से संबंधित है। ये जो हवा महल कार्यक्रम है वो कब चलाया जाता था? तो शनिवार को चलाया जाता था। और इसके संबंधित जो कंटेंट है वो समस्त कंटेंट तैयार किए जाते थे और ये इस्माइल के जो कंटेंट आते थे उनके साथ ही बच्चों तक पहुंचाया जाता था। ये जो हवा महल कार्यक्रम है वो हर्षित शनिवार कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, इसके रूप में संचालित किया गया है। और ये जो हवा महल कार्यक्रम है वो कोरोना काल के दौरान, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, ये एक इसका टैग वाक्य था जिसके माध्यम से इसको चलाया गया था। और इसका संबंध बिल्कुल भी इससे नहीं है। मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब इसमें कौन से ऑप्शन राइट है? तो पहला और दूसरा राइट है। मतलब कौन सा पहला और दूसरा किस में है? मतलब ये अपना राइट हो जाएगा और राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम चलाया गया वो किससे संबंधित है? एक तो रेडियो आधारित शैक्षिक कार्यक्रम है। दूसरा इसमें जो कक्षा पहली दूसरी के लिए क्या चलाया गया जाता था? मीना की कहानियाँ चलाई जाती थी। और 3 से 12 के लिए क्या चलाया जाता था? पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट होता था। और यहाँ पर कितने मिनट का कार्यक्रम होता था? तो 55 मिनट का कार्यक्रम होता था, जिसमें 15 मिनट तक मीना की कहानियाँ चलती थी और बाकी 20 मिनट तक अन्य अध्यापन कार्य अन्य कक्षाओं के लिए होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अगला प्रश्न है अपने पास कि इस्माइल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इस्माइल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इस्माइल जो प्रोग्राम चलाया गया था वो 3 चरणों में चलाया गया था। कितने चरणों में चलाया गया था? 3 चरणों में चलाया गया था। इसमें इसके प्रथम चरण का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे संबंधित समस्त कंटेंट है RSCERT के द्वारा तैयार किए गए और इसका संचालन का कार्य समस्त किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा इसका संचालन का कार्य किया गया है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाद में संचालन का कार्य किसके द्वारा किया गया? निदेशालय के द्वारा किया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसका संचालन का कार्य किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस्माइल के तहत गृह कार्य का प्रावधान नहीं था। यहाँ पर प्रश्न है कि गृह कार्य का प्रावधान नहीं था। समझना यहाँ पे कि इस्माइल के जो 3 चरण चले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इस्माइल 2.0 और इस्माइल 3.0। ठीक है, तो इस्माइल 2 और इस्माइल 2.0 और इस्माइल 3.0, इन तीनों के अंतर्गत यहाँ पर गृह कार्य किस में चलाया गया था? तो इस्माइल 2.0 और इस्माइल 3.0 के अंतर्गत क्या चलाया गया था? बच्चों तक गृह कार्य पहुँचाया गया था। तो यहाँ पर इस्माइल और इस्माइल 2.0 3.0 तो दे नहीं रखा है, मतलब गृह कार्य का प्रावधान नहीं था क्या? गृह कार्य का प्रावधान यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, मतलब गृह कार्य का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। इस्माइल रिकॉर्ड का संधारण छात्र पोर्टफोलियो फाइल द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी गृह कार्य किया जाता है, जो भी कंटेंट बच्चे के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो उस छात्र के नाम से बनी हुई एक फाइल में संधारित किया जाता है। उस फाइल का नाम क्या है? तो पोर्टफोलियो फाइल है, जिसमें इस बच्चों के समस्त कंटेंट को उसमें संधारित कर दिया जाता था। एक फाइल है जिसके द्वारा उस बच्चे के सत्र भर जो भी मेहनत की है, उस समस्त मेहनत इस फाइल के माध्यम से पता की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा असत्य है?
इस्माइल के तहत गृह कार्य का प्रावधान नहीं था, बल्कि इस्माइल के अंतर्गत इस्माइल 2.0 और इस्माइल 3.0 के अंतर्गत गृह कार्य का प्रावधान था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न में से सुमेलित युग्म कौन से हैं? निम्न में से सुमेलित युग्म कौन से हैं? सबसे पहला है इस्माइल 3.0। ये कब शुरू किया गया था? तो 21 जून 2021 को शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि ये इस्माइल 3.0 21 जून 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरा है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन कब शुरू किया गया था? 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी कब शुरू की गई थी? तो 11 मई 2020 को शुरू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इस्माइल 3.0 21 जून 2021 को जो शुरू किया गया था, ये जो शुरू किया गया था मतलब ये तीसरा चरण था। इस्माइल का कौन सा चरण था? तो तीसरा चरण था। और इस चरण के दौरान गृह कार्य भी दिया गया था, बच्चों को कंटेंट भी उपलब्ध करवाया गया था और साथ में क्विज भी शुरू कर दी गई थी। ठीक है, क्विज है वो शनिवार को की जाती थी और ये क्विज का कार्यक्रम भी इस्माइल 3.0 के अंतर्गत शुरू कर दिया गया था। दूसरा है यहाँ पर शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन मतलब ये दूरदर्शन पर अध्यापन हेतु 2 स्लॉट उपलब्ध करवाए गए थे। दूरदर्शन के द्वारा 2 स्लॉट उपलब्ध करवाए गए थे और ये 195 मिनट तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। शिक्षा वाणी रेडियो आधारित अध्यापन से संबंधित है, जिसमें 55 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। मतलब ये तीनों सही है, मतलब अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने पास, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? अनुप्रति योजना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर यह योजना 2021-22 में प्रारंभ की गई। बिल्कुल सही है। यह योजना जून 2021 को प्रारंभ की गई। जून 2021 को प्रारंभ की गई। लाभार्थी के परिवार की आय 8 लाख, मतलब परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख होनी चाहिए। वह प्रत्येक व्यक्ति है वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात कि यह सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति छात्रों के लिए देय है। ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन इसमें आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख होनी चाहिए। और यदि वो कर्मचारी है तो उसके लिए L11 के अंतर्गत यही वो आता है तो वो आवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। यह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु देय है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रतियोगी परीक्षा हेतु ये फीस का एक तरह का पुनर्भरण है जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर चौथा राइट है अपने, दूसरा राइट है और पहला राइट है। मतलब यहाँ पर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, मतलब यहाँ पर स बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अपने पास, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये जो संस्था है इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो शिक्षा संकुल जयपुर में इसका मुख्यालय है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है और इसका जो वित्तीय स्रोत है, वित्तीय स्रोत मतलब इसको धन कहाँ से उपलब्ध होगा? तो समझना यहाँ पे कि यहाँ पर स्थापना के समय सरकार के द्वारा एक कॉर्पस फंड के रूप में राशि जमा की गई है। कॉर्पस फंड कितना? तो 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ कॉर्पस फंड के रूप में राशि जमा की गई है। तो बिल्कुल सही बात है कि कॉर्पस फंड के रूप में जो राशि जमा की गई है उसी के द्वारा ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो संचालित किया जा रहा है। यहाँ से विदेशों से प्राप्त सहायता बिल्कुल गलत है। यहाँ से विदेशों से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। भामाशाहों से प्राप्त राशि बिल्कुल गलत है। यहाँ इनको कोई भी भामाशाहों से प्राप्त राशि नहीं है। राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान, इसमें कोई दूसरा अनुदान देय नहीं है। इसके अलावा कुछ जैसे कि
जैसे कि कक्षा पहली से 8वीं तक यदि कोई मान्यता लेता है या विद्यालय, निजी विद्यालय है, मान्यता लेता है या अपनी स्थान परिवर्तन करता है या फिर क्रमोन्नत करना चाहता है, तो उसको कुछ राशि जमा करवानी पड़ती है। कक्षा 1 से 8 के लिए 10,000 रुपये राशि जमा करवानी होती है। कक्षा 9-10 के लिए इनको जो राशि जमा करवानी होती है वो 50,000 रुपये राशि जमा करवानी होती है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए इनको जो राशि जमा करवानी होती है वो 70,000 रुपये राशि जमा करवानी होती है। और यदि कक्षा 12वीं में अन्य संकाय कुछ लेना है तो प्रति संकाय इनको 30,000 रुपये अतिरिक्त जमा करवाने होते हैं। और इस राशि से जो भी ब्याज प्राप्त होता है, इस राशि से जो भी ब्याज प्राप्त होता है, उन ब्याज से इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा 6 प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ये याद रखना है। एक तो कॉर्पस फंड के माध्यम से राशि मिलती है और ये जो राशि है इसका ब्याज भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन को दिया जाता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कुल 8 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें 6 प्रकार की जो योजना है इनका जो वित्तीय फंड है वो इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अन्य जो 2 योजनाएं हैं वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसके माध्यम से उनको संचालन किया जाता है। ठीक है, तो कुल कितनी योजनाएं हैं? 8 हैं। और इसका वित्त पोषण करने वाली कुल कितनी योजनाएं हैं? तो 6 योजनाएं हैं। नेक्स्ट देखना, तो यहाँ पर अपना राइट कौन सा हो जाएगा? कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखना, अगला प्रश्न है कि एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति, ठीक है, एसएमसी में 2 समितियां होती है, ठीक है, जिसमें दूसरी समिति कौन सी है? कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? का अध्यक्ष कौन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एसएमसी का जो कार्यकारिणी समिति होती है उसका अध्यक्ष, मतलब दोनों समितियों का अध्यक्ष वही होगा। ठीक है, तो कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है समझना। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है संस्था प्रधान, जो बिल्कुल क्या है? गलत है, यानी कि संस्था प्रधान इसका अध्यक्ष नहीं होता है। दूसरा प्रधानाचार्य के द्वारा मनोनीत, ये भी ऑप्शन गलत है। विधायक द्वारा मनोनीत, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है? बी समझना है। यहाँ पे एसएमसी में कुल 16 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। ये जो 16 सदस्य होते हैं इसमें 5 सदस्य और 11 सदस्य। ये जो 11 सदस्य होते हैं ये अभिभावकों में से होते हैं। किस में होते हैं? अभिभावक, यानी कि वह छात्र जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक होते हैं ये 11 सदस्य। और ये जो 11 सदस्य है इसमें से ही एक को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है, और एक को क्या बना दिया जाता है? उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कौन होगा? तो अभिभावक होगा। और अभिभावक से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? तो अपने पास बी ऑप्शन है, जो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है हमेशा? तो अभिभावक होता है। कौन होता है? अभिभावक। और कुल अभिभावक कितने होते हैं? 11। कुल सदस्य कितने होते हैं? 16। और 16 में 5 अन्य होते हैं, जिसमें एक संस्था प्रधान होता है, एक निर्वाचित शिक्षक होता है, 2 छात्र भी हो सकते हैं, या उन 2 छात्रों के स्थान पे विधायक के द्वारा मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और एक वार्ड पंच होता है। यूं मिला के कुल कितने? 5 सदस्य और होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो अपना यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, अगला प्रश्न है कि विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति मतलब एसडीएमसी, एसडीएमसी। ठीक है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति मतलब एसडीएमसी में किस किस विषय के वरिष्ठ अध्यापक शामिल होते हैं? किस किस विषय के वरिष्ठ अध्यापक समझना है। यहाँ पे एसडीएमसी किसके लिए उपयोगी होती है? तो 9 से 12 तक जो विद्यालय संचालित है उन समस्त विद्यालयों में किसका गठन किया जाता है? एसडीएमसी का गठन किया जाता है। इस एसडीएमसी में कुल 23 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 23 सदस्य होते हैं।
ठीक है। और ये जो 23 सदस्य होते हैं इसमें से 3 सदस्य ऐसे लिए जाते हैं जो वरिष्ठ अध्यापक हो, और वो वरिष्ठ अध्यापक कौन से विषय के होने चाहिए, तो उसमें एक विषय होना चाहिए, कौन सा, तो सामाजिक विज्ञान। कौन सा विषय होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान विषय का एक अध्यापक वहां पर होना चाहिए। दूसरा कौन सा होना चाहिए, तो विज्ञान विषय का वरिष्ठ अध्यापक भी उसमें होना चाहिए। और तीसरा कौन सा होना चाहिए, तो गणित विषय से संबंधित वरिष्ठ अध्यापक इसमें सदस्य होता है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इससे संबंधित ऑप्शन कौन सा है, तो बी है, मतलब यहाँ पर बी अपना बिल्कुल राइट है। तो ये 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो SDMC के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा इसका जो एजेंडा है वो तैयार किया गया था। इसके द्वारा जो पहले से जो शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 जो सिस्टम था इसको समाप्त करके नवीन सिस्टम अपनाने की बात कही गई है। ये जो नवीन सिस्टम है वो कौन सा है, तो यहाँ पर 5+3+3+4 को प्रारंभ किया गया है। किसको प्रारंभ किया गया है, 5+3+3+4 को प्रारंभ किया गया है। ये है क्या, समझना, ये 4 स्तर है और इन 4 स्तर के माध्यम से ये जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, उसको पूरा किया जाएगा। सबसे पहला स्टेज जो कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। और इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। कौन सा स्टेज कहा गया है, फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, फाउंडेशन स्तर कहा गया है। कौन सा स्तर कहा गया है, तो फाउंडेशन स्तर कहा गया है। ये जो फाउंडेशन स्तर है इसके 2 भाग है। कितने भाग है, 2 भाग है। यहाँ पर 3 वर्ष की आयु का बालक 6 वर्ष की आयु तक अध्ययन करेगा। कहाँ पर अध्ययन करेगा, तो आंगनवाड़ी में अध्ययन करेगा। कहाँ पर, आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में अध्ययन करेगा। उसके बाद, और ये जो आंगनवाड़ी में अध्ययन करेगा उसके बाद 6 से 7 और 7 से 8 यानी कि 2 वर्ष तक ये कक्षा पहली व कक्षा दूसरी ये जो अध्ययन करेगा वो कहाँ पर अध्ययन करेगा, तो प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करेगा। कहाँ पर अध्ययन करेगा, प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करेगा। अब तक जब तक दूसरी पास होता है तब तक उस बालक की किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेज है इसमें जो आयु है यानी कि ये प्राथमिक स्तर कहलाता है। कौन सा स्तर कहलाता है, तो प्राथमिक स्तर कहलाता है। और ये जो प्राथमिक स्तर है इसमें आयु क्या है, तो यहाँ पर कुल कितने वर्ष तक सेकेंड स्टेज काम करेगा, 3 साल तक करेगा। तो 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, मतलब 8 से 11 वर्ष की आयु तक बालक है वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा। और यहाँ पर कौन सी क्लास पढ़ेगा, तो कक्षा 3री, 4थी और 5वीं, मतलब कक्षा 3 से 5 तक सेकेंड स्टेज में अध्ययन करेगा। कक्षा 3 में पहली बार बच्चे के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 5 तक अध्ययन करेगा। 5 तक, कक्षा 1 से 5वीं तक उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी, उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। तीसरा जो स्टेज है वो कितने साल का है, तो 3 साल का है। यहाँ पर उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इसकी आयु 11 से 14 वर्ष की हो जाएगी। आयु कितनी हो जाएगी, 11 से 14 वर्ष की हो जाएगी। और ये जो कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक अध्ययन करेगा। कब से कब तक अध्ययन करेगा, कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक अध्ययन करेगा। उसके बाद अंतिम जो स्टेज है यानी ये जो तीसरी स्टेज है इसको मध्यम स्तर कहा गया है। क्या कहा गया है, मध्यम स्तर कहा गया है। पहले स्टेज को क्या कहा गया है, फाउंडेशन स्तर। दूसरे को क्या कहा गया है, प्राथमिक स्तर। तीसरे को क्या कहा गया है, मध्यम स्तर कहा गया है। और ये जो चौथा जो 4 साल का है, तो ये इसके बाद मतलब चौथी जो स्टेज है इसमें आयु इसकी क्या हो जाएगी, 14 से 18 वर्ष की आयु हो जाएगी। इसकी आयु क्या हो जाएगी, 14 से 18 वर्ष। और ये जो अध्ययन करेगा कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करेगा।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करेगा। तो ये जो नवीन सिस्टम लागू किया गया है वो कौन सी शिक्षा नीति के अंतर्गत लागू किया गया है? तो तीसरी शिक्षा नीति जो नवीन शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसके अंतर्गत अपना यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है ऐसा कौन सा है? तो इसका खंड 26, खंड मतलब नियम, खंड का मतलब होता है नियम, ठीक है, नियम या धारा एक ही बात है। ठीक है, तो इसका 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में है। मतलब विद्यालयों में 10% से ज़्यादा रिक्त पद नहीं होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये उसमें कहा गया है। इसका अध्याय तीसरा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, बिल्कुल गलत है। ये जो बात है वो किस में कही गई है? तो ये जो बात है वो अध्याय 5 में कही गई है। ये जो बात है वो किस में कही गई है? अध्याय 5 में कही गई है। अध्याय 3 में अध्याय 3 में क्या कहा गया है? तो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के जो कर्तव्य है उसका उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? 3 में उल्लेख किया गया है। और पाठ्यक्रम व मूल्यांकन से संबंधित जो बात की गई है वो किस में की गई है? अध्याय 5 में की गई है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है, बिल्कुल सही है। इसका खंड 28 मतलब कौन सा नियम या धारा? 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। निजी तंत्र मतलब प्राइवेट ट्यूशन। वो ये जो प्राइवेट ट्यूशन है इसके द्वारा उस विद्यालय के बच्चों को ट्यूशन से संबंधित जो बात है उस पर प्रतिबंध किया गया है। तो 28 में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अध्याय 3 में ये बात उल्लेखित नहीं है। किस में उल्लेखित है ये बात? 5 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है अपने पास, एक पाठशाला में 151 छात्र है और शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार उस पाठशाला में कितने अध्यापक रहेंगे? मतलब अध्यापकों की संख्या क्या रहेगी? तो समझना, 60 छात्र होते हैं तो 60 छात्र होने पर 2 अध्यापक होंगे। 61 से 90 छात्र होने पर 3 अध्यापक होंगे और 91 से 120 छात्र होने पर 4 अध्यापक होंगे। 121 से 200 तक, 121 से 200 तक यदि छात्र हैं तो 5 अध्यापक होंगे। और 151 छात्र, यानी कि जैसे ही 150 से ऊपर छात्र होते हैं तो यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक भी मिल जाता है। मतलब यहाँ पर टीचर तो कितने हो गए? 5 प्लस 1 क्या हो गया? प्रधानाध्यापक हो गया। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद सृजित हो जाएगा। कब सृजित हो जाएगा? जब छात्र संख्या 151 हो जाएगी। तो यहाँ पर टीचर कितने हैं? 5। तो 5 तो क्या हो जाएंगे? टीचर हो जाएंगे और 1 क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक। लेकिन यहाँ पर विज्ञान का ये गलत है। यहाँ पर 4 प्राथमिक अध्यापक 1 भाषा, गलत है। यहाँ पर 4 प्राथमिक अध्यापक 1 प्रधानाध्यापक, यहाँ पर 4 न होके कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। तो 5 प्राथमिक अध्यापक और 1 क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक हो जाएगा। मतलब अपना राइट कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? राजस्थान में नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो 2009 है वो भारत में 2011 के नाम से लागू है। क्योंकि इसको कब लागू किया गया? 2011 में लागू किया गया। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो सीधा अपन यहाँ पर 2011 से ही इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन को दूसरी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर आगे क्या आना चाहिए? राजस्थान आना चाहिए। हो सके दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम। तो ये नियम शब्द याद रखना है, 2011 याद रखना है और आगे राजस्थान भी याद रखना है। तब जाके अपना ये प्रश्न राइट हो जाएगा और इसका राइट कौन सा हो जाएगा? और राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अपने पास, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011
किस भाग में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किस में है? तो भाग 2 में है। विद्यालय एसएमसी का उल्लेख किस में है? भाग 2 में है। भाग 1 में क्या है? तो शब्दावली है। भाग 2 में क्या है? तो एसएमसी का उल्लेख है। भाग 3 में क्या है? तो निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम उल्लेख है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उनके उत्तरदायित्व हैं। तो ये सभी भाग हैं। कुल भाग कितने हैं? तो 10। कुल भाग कितने हैं? 10। तो इसमें भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन से बालक असुविधाग्रस्त समूह में शामिल होते हैं? कौन सी असुविधाग्रस्त समूह? असुविधाग्रस्त समूह किसे कहते हैं? जो आर्थिक नहीं है, जो आर्थिक नहीं है। तो यहाँ पर आर्थिक बात किस ऑप्शन में नहीं की गई है? एसटी एससी का विभाजन आर्थिक आधार पर नहीं किया गया है। अनाथ, शुद्ध विधवा, युद्ध विधवाओं के बालक और आर्थिक पिछड़े बालक, यहाँ पर आर्थिक शब्द है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। निशक्त बालक, युद्ध विधवा के बालक, एससी एसटी एचआईवी कैंसर प्रभावित बालक, यहाँ पर कहीं आर्थिक बात है ही नहीं। वो आर्थिक आधार इनको मापने में नहीं लगाया गया है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बीपीएल आर्थिक आधार पर बनाया गया है। पिछड़े वर्ग के 5 लाख से कम आय आर्थिक आधार है। तो इसमें एक ही ऑप्शन में किसी भी प्रकार का आर्थिक आधार नहीं दे रखा है, मतलब असुविधाग्रस्त समूह कौन सा हो जाएगा? अपना बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट कौन सा है? बी है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हम शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित हैं और आपको कक्षा में अध्यापन के दौरान समस्त जो टॉपिक पढ़ाए गए थे उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा की पूर्व तैयारी में सहायता करेंगे। धन्यवाद।